गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स की सीरीज का तीसरा वीडियो। और पिछली वीडियो में मेमोरी फुल हो गई थी मोबाइल की, तो थोड़ी सी छोटी वीडियो बन पाई। और मैं इस वीडियो में बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां से पिछली वीडियो हमारी रह गई थी। वो रब भी नहीं किया है बोर्ड से। देखो, हम इसी चीज को पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे समतल कोण और घन कोण क्या होते हैं, डेफिनेशन या फिर आप ये कह सकते हैं इसकी व्याख्या हम पढ़ रहे थे। तो मैं आपको समझा रहा था भाई कि जो आपका 2D होती है शेप, यानी कि जो सर्कल या वृत्त होता है, अगर उसकी परिधि द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर जो एंगल बनता है या जो एंगल बनेगा उसी कोण को समतल कोण कहेंगे। क्लियर है? अब इसी चीज को हम लेकर चलते हैं किसी गोले यानी कि स्फीयर में। अगर हम इसी चीज को गोले में लेकर चलेंगे तो गोला होता है 3D, लेकिन इस पर 2D ही आपको दिखाई देगा, कोई अंतर दिखाई नहीं देगा भाई, क्योंकि बोर्ड 2D है। आप बिल्कुल कल्पना करके देख सकते हैं एक चूड़ी के केंद्र पर चूड़ी की परिधि द्वारा बनाया गया एंगल, और दूसरा एक गोला स्फीयर जो होता है भाई, या फिर कोई बॉल के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा, बिल्कुल आप इसे बॉल मान सकते हैं या कोई गोला मान सकते हैं। तो इसकी परिधि द्वारा इसके केंद्र पर जो एंगल बनेगा उसी एंगल को कहेंगे स्टेरेडियन, उसी एंगल को कहेंगे ठोस कोण। क्या कहेंगे? ठोस कोण। तो स्टेरेडियन और चाहे रेडियन हम लें तो ये समतल कोण और घन कोण दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई? कोण। और इनका हम प्रयोग कहां करते हैं? जब हम कोणीय चैप्टर पढ़ते हैं, जब हम एंगुलर चैप्टर पढ़ते हैं कि कोणीय गति क्या होती है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय बल क्या होता है। तो जब हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो इन चीजों की और डिटेल में भी बात करेंगे। अभी आप दो शब्द याद रखें कि अगर कोई सर्कल या वृत्त है तो उसकी परिधि द्वारा केंद्र पर जो एंगल बनता है उसे समतल कोण कहते हैं। अगर कोई स्फीयर है यानी कि 3D शेप में है तो उसकी परिधि द्वारा उसके एंगल पर बने कोण को क्या कहेंगे? घन कोण या फिर ठोस या सॉलिड एंगल कहकर उसे पुकारेंगे। तो देखो, हमने मूल राशियां पढ़ ली, मूल मात्रक पढ़ लिए, हमने संपूरक राशियां पढ़ ली, संपूरक मात्रक पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न राशियां। तो आप हेडिंग लिखें व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। तो आप लिख सकते हैं, देखो, व्युत्पन्न राशियां और इनके मात्रक। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? तो बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में आपको याद रखना है, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नहीं तो व्युत्पन्न मात्रक की एक दूसरी डेफिनेशन में लिख सकते हैं आप कि वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्रदर्शित होते हैं या व्यक्त किए जाते हैं, उन मात्रक को आप क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं, देखो एक एक करके। सबसे पहली व्युत्पन्न राशि हम देख रहे हैं क्षेत्रफल। तो अगर किसी भी चीज का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो उसके लिए दो मूल राशियां लेनी पड़ती हैं। एक तो लंबाई, देखो लंबाई मूल राशि थी, और दूसरी चौड़ाई। तो जब लंबाई और चौड़ाई दो मूल राशियों को लोगे और उनका गुणनफल लोगे, तब आपको प्राप्त होगी एक व्युत्पन्न राशि। तो क्षेत्रफल एक क्या है? व्युत्पन्न राशि है। इधर लिख देता हूं, देखो मैं, क्षेत्रफल एक लंबाई और चौड़ाई व्युत्पन्न राशि है। क्लियर है भाई? क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दो मूल राशियों का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? अगर इसके मात्रक की हम बात करें तो लंबाई को मीटर में मापते हैं भाई, और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? दूसरी मूल राशि व्युत्पन्न राशि देखते हैं, आयतन। तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि इसमें 3 मूल राशियों का प्रयोग किया गया है और तीनों के गुणनफल को क्या कहा गया है, आयतन। और अगर इसका मात्रक देखेंगे तो एक का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर, 3 है तो 3 घात आ जाएंगी, यानी कि मीटर का स्क्वायर। क्लियर है। तो हमने एरिया देख लिया, हमने वॉल्यूम देख लिया, हम देखते हैं डेंसिटी, यानी कि घनत्व क्या होता है, डेंसिटी। तो घनत्व क्या होता है भाई, आप देखेंगे, देखो द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। आप बिल्कुल ये नहीं समझें कि हम डेफिनेशन भी यही पढ़ रहे हैं, केवल हमें व्युत्पन्न राशियों से मतलब है, ये पूरे पूरे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। द्रव्यमान, किसी भी पिंड के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व। तो ये इसका व्युत्पन्न सूत्र हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गई भाई ये। और अगर इसका मात्रक हम देखें तो मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और आयतन को किस में मापते हैं भाई, मीटर की घात 3 में, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर है भाई। अगली देखते हैं, देखो चाल। चाल एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है, चाल एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि इसे 2 मूल राशियों के अनुपात से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन सी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो दोनों की दोनों मूल राशियां हैं, उनके अनुपात से इसे हमने प्राप्त किया है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक क्या होता है भाई, इसे भी मीटर में मापते हैं हम, मीटर अपॉन समय को किस में मापते हैं, सेकंड। और ये जो मात्रक हम लिख रहे हैं, या तो आप कह सकते हैं एमकेएस, नहीं तो एसआई। किस पद्धति में लिख रहे हैं भाई, एमकेएस या एसआई, इसी पद्धति में हर एक मात्रक को लिखेंगे। अगर कोई दूसरी पद्धति होगी तो मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं बता रहा हूं इसका मतलब किस पद्धति में पढ़ रहे हैं हम, एमकेएस या फिर एसआई। क्लियर है भाई। पिछली वीडियो में हमने ये चीजें समझी हैं, तो आप ये समझ गए, चाल बराबर मीटर प्रति सेकंड। तो अगला देखेंगे, देखो अगला होता है वेग। तो वेग क्या होता है भाई, वेग का मात्रक तो यही होता है, लेकिन सूत्र अलग होता है। क्या होता है, देखो विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय, और विस्थापन को भी मीटर में मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड। इनमें अंतर है, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे हम सदिश और अदिश राशि का। ये एक अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है, सही है। तो आगे हम पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं। अगला इसके बाद आता है त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग अपॉन समय, वेग अपॉन समय, या फिर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन समय, यानी कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो आप लिख सकते हैं, देखो आप शॉर्ट में ही लिखेंगे, ऊपर वाला मात्रक वेग को किससे रिप्रेजेंट किया है, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड अपॉन टी आ गया, तो सेकंड एक ये होगा, तो पूरा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इतना तो क्लियर हो रहा होगा भाई। इसके बाद देखो अगला देखते हैं, अगला है आपका बल, फोर्स। अगला है बल, फोर्स। इसका होता है एम ए, एफ बराबर एम ए, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसे बल, या फिर एफ बराबर एम ए। एम है द्रव्यमान और ए है त्वरण, ए है त्वरण, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को किस रूप में जानते हैं हम, बल के रूप में। अगर इसके मात्रक की बात करें, इसका सूत्र तो हो गया भाई, इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका जो मात्रक होगा द्रव्यमान के लिए क्या लिख रहे हैं भाई, किलोग्राम, क्या लिख रहे हैं, किलोग्राम, और त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। ये हो गया बल के बारे में। देखो बल के बारे में मैं एक दो बातें और बताता हूं। ये जो सूत्र पढ़ा हमने वो किस पद्धति में है, एमकेएस या फिर एसआई, एमकेएस या फिर एसआई, और इसका
एसआई या फिर एमकेएस पद्धति में एक मात्रक और होता है न्यूटन। तो आप नोट करके लिखें, इसके अतिरिक्त बल का एक अन्य मात्रक और होता है न्यूटन। क्या होता है भाई? न्यूटन एक अन्य मात्रक होता है। और न्यूटन भी किस पद्धति में है? एमकेएस। किस पद्धति में है? एमकेएस या एसआई। तो क्या आप ये नहीं लिख सकते, जब दोनों बिल्कुल समान हैं तो आप ये लिख सकते हैं भाई, न्यूटन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मात्रक एक समान हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर हो रहा होगा। इसके आगे देखते हैं, देखो इसके अतिरिक्त एक मात्रक और होता है डाइन। बल का एक मात्रक और होता है डाइन, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में है। किस पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में। तो आप याद रखेंगे, ये न्यूटन एमकेएस पद्धति में होता है और डाइन किस पद्धति में होता है? सीजीएस पद्धति में, डाइन पद्धति। और ये दोनों बात बिल्कुल याद रखें आप, कि जैसे ये हो गया आपका एमकेएस, सही है, या फिर इसे आप क्या लिख रहे हैं भाई? एसआई। और दूसरी पद्धति हो गई सीजीएस। क्या हो गई भाई? सीजीएस। इसमें देखो मीटर में और इसमें सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर, ये बताएं आप। सेंटीमीटर छोटा होता है भाई। जब सेंटीमीटर छोटा होगा तो सीजीएस पद्धति की जो इकाई है वो थोड़ी सी छोटी है। सीजीएस पद्धति की जो इकाई है वो थोड़ी सी छोटी है, जबकि एमकेएस पद्धति की जो इकाई है वो थोड़ी सी बड़ी है। ये बात याद रखेंगे। अगर न्यूटन और डाइन में संबंध निकालें, न्यूटन और डाइन में संबंध निकालें, चूंकि डाइन कैसी है? छोटी पद्धति है। तो याद रखेंगे, अगर 1 न्यूटन की बात करें तो 10 की घात 5 डाइन होते हैं भाई। 10 की घात 5 डाइन, यानी कि 10 की घात 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है आपका न्यूटन। क्लियर है भाई? ये वाली बात आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रही होगी। तो देख सकते हैं, देखो आगे आप एमकेएस में हमने इसे पढ़ लिया भाई। और 10 की घात 5 क्यों आता है, मैं आपको यह भी समझा सकता हूं। देखो अगर आप समझना चाहें तो, क्योंकि देखो सीजीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति में समय तो दोनों में समान है, समय दोनों में समान है। हम ये समझ रहे हैं कि 10 की घात 5 ही क्यों लिखा, 6, 7, 8 क्यों नहीं लिखा भाई? क्लियर है? तो आप समझे, एमकेएस पद्धति हो या फिर सीजीएस पद्धति, दोनों में एस सेकंड होता है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है। अब बचा क्या? मीटर और के, और यहां पर क्या बचा भाई? सीजीएस, यानी कि सेंटीमीटर, और ये क्या है? ग्राम। ऊपर एमकेएस में क्या होता है भाई? एमकेएस में ये मीटर होता है और ये क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। अब आप जरा बताएं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में है, एक जैसी यूनिट करें। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो देखो 10 की घात 2 ये है और 10 की घात 3 ये है, तो जब ये दोनों मल्टीपल होंगे तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 5। तो कभी अगर आप ये भूल जाओ कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आप लगा लेना भाई, क्योंकि किलोग्राम 10 की घात 3 और मीटर 10 की घात 2, तो टोटल कितने हो गए? 10 की घात 5। क्लियर है? ये वाली बात याद रखनी है। इसके आगे हम चलते हैं। देखो मैं ये रख कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा भाई। अगला और मात्रक देखते हैं, कार्य, वर्क क्या होता है भाई? सही है। तो अगर एकांक दूरी को करने में या विस्थापित करने में किया गया कार्य कहलाता है, तो आप ध्यान रखें भाई, कार्य हम पढ़ रहे हैं, कार्य यानी कि वर्क क्या होता है? तो F इंटू डी, यानी कि एकांक दूरी विस्थापित करने में लगाया गया बल कार्य कहलाता है। आप कह सकते हैं, लेकिन हमें डेफिनेशन नहीं पढ़नी, हमें डायरेक्ट क्या पढ़ना है भाई? सूत्र, यानी कि बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। तो आप याद रखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, सॉरी सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। अगर मात्रक की बात करें, बल का मात्रक क्या होगा? तो बल का मात्रक अभी हमने पढ़ा, किलोग्राम मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर। अब तो बिल्कुल रट लें, बल का बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और विस्थापन क्या होता है? मीटर। विस्थापन या दूरी ही तो होती है भाई, तो क्या मात्रक हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है। और कार्य का भी एक अन्य मात्रक होता है, आपको ध्यान रखना है भाई। कार्य का एक अन्य मात्रक होता है जूल, और ये किस पद्धति में होता है? एमकेएस पद्धति में। किस पद्धति में होता है? एमकेएस पद्धति में। एक और होता है अर्ग, एक मात्रक और होता है अर्ग, और ये किस पद्धति में होता है? सीजीएस पद्धति में। ये किस में होता है भाई? सीजीएस पद्धति में। तो आप देख सकते हैं अर्ग, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा। तो अगर आपसे रिलेशन निकालने को कहे कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 10 की घात 7 अर्ग कितना होता है भाई? 10 की घात 7 अर्ग होता है। कैसे, वो भी देख सकते हैं। देखो सेकंड तो इन दोनों में कट जाते हैं, केवल मीटर और किलोग्राम, ग्राम मीटर और किलोग्राम, सेंटीमीटर और ग्राम बचते हैं। तो देखो किलोग्राम की तो 1 ही घात है, तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और मीटर की घात 2 है, मीटर की घात 2 है। तो आप जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? 100। और 100 की घात 2 यानी कि 10 की घात 4। 100 इंटू 100 10,000 हो गए। 10,000 का मतलब 10 की घात 4, 10 की घात 4 ये है, 10 की घात 3 ये है। टोटल कितनी हो गई? 10 की घात 7। तो आप समझ गए भाई 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 की घात 7 अर्ग। 10 की घात 7 अर्ग। क्लियर है? अगला देखते हैं। देखो जो मात्रक कार्य का होता है बिल्कुल वही मात्रक होता है बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण, सही है। बल आघूर्ण क्या होता है? बल इंटू लंबत दूरी, लंबत दूरी। तो यही होता है भाई बल इंटू लंबत दूरी। और आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है भाई? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा लागू होती है भाई घूर्णन गति में, जैसे चाकी का पार्ट होता है वहां पर ये वाली चीज लागू होती है। चाकी के पार्ट को घुमाने में आप कार्य करते हैं, तो बिल्कुल वही वाली चीज है, बल लगाना पड़ता है। तो ये बलाघूर्ण वही होता है। तो आप अभी इसे नहीं समझे, मात्रक देखें केवल। और दूरी को क्या लिखते हैं? मीटर। तो किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप समझ गए भाई। आप नोट करके लिख लें कि कार्य और बल आघूर्ण, कार्य और बल आघूर्ण दोनों के मात्रक एक समान होते हैं। दोनों के मात्रक एक समान होते हैं। इसके अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है, इसके अतिरिक्त ऊर्जा, और वो ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की, उसका मात्रक भी यही होता है। उसका मात्रक भी यही होता है। या तो जूल लिख सकते हैं आप उसके लिए, नहीं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे कार्य का मात्रक, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक, और साथ ही साथ बल आघूर्ण का मात्रक, सभी क्या होते हैं? बिल्कुल एक समान। और हमसे 2 प्रकार की ऊर्जा के बारे में ये बात करने को कहता है भाई, और उनके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप देखेंगे बोर्ड पर, एक होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी। तो दोनों को पढ़ते हैं। देखो हम, जैसे आप देखेंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, यानी कि हाफ द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अगर इसके मात्रक की बात करें तो संख्यात्मक वैल्यू का कभी भी कोई भी मात्रक नहीं होता। संख्यात्मक वैल्यू का कभी भी कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये अचर होती हैं। क्लियर है भाई? तो देखेंगे द्रव्यमान को किस में लिखते हैं हम? किलोग्राम में।
और वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक आपने पढ़ा है मीटर प्रति सेकंड, अरे मीटर प्रति सेकंड, और इसकी घात कितनी है? 2। तो लिख सकते हैं ऐसे, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा भी मैथ में, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक होता है, बिल्कुल यही अभी हमने किसका पढ़ा, कार्य का पढ़ा या नहीं, तो आप याद रखेंगे। अगला देखेंगे, देखो जैसे स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये क्या होती है देखेंगे। देखो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, mgh द्रव्यमान, त्वरण और हाइट। तो देखो क्या होता है, ये द्रव्यमान किलोग्राम लिखेंगे इसके लिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और त्वरण की क्या थी भाई, त्वरण बताओ आप, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप पीछे देख सकते हैं पलट कर, त्वरण के लिए क्या लिख रहे थे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, स्मॉल ए त्वरण होता है। सही, आगे बात करेंगे इनकी डिटेल में हम, अभी इतना ही समझें आप। और ऊंचाई भी किस में नापी जाती है भाई, मीटर में। तो आप देख सकते हैं, देखो किलोग्राम, मीटर और मीटर, मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो क्लियर हो गया भैया। तो यही मात्रक स्थितिज ऊर्जा का है, यही गतिज ऊर्जा का है, यही कार्य का है, और यही बलागुण का। तो चारों के मात्रक बिल्कुल समान होते हैं। क्लियर है इतना? इसके आगे बढ़ते हैं, देखो और क्या क्या चीज पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है मोमेंटम, इंपल्सन, तो मैं रब कर देता हूं, देखो इसे। अगला देखते हैं, देखो मोमेंटम, संवेग, मोमेंटम या संवेग, संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv। सही है, द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग इज इक्वल टू, इसे लिखते हैं p बराबर mv। m होता है द्रव्यमान, m होता है द्रव्यमान, और v होता है वेग, v होता है वेग। तो इसका मात्रक क्या हो गया भाई, द्रव्यमान को इसमें किस में लिखोगे आप, किलोग्राम में, और वेग मीटर प्रति सेकंड। तो आप समझ गए भाई, संवेग का फॉर्मूला होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एक होता है आवेग, एक होता है आवेग। आवेग क्या होता है, देखो आवेग होता है F इंटू टी, आवेग क्या होता है, F इंटू टी। तो ये क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला जो होता है, एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु पर लगाए गए बल, एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु पर लगाया गया बल आवेग कहलाता है। तो वास्तव में ये डेल्टा टी होता है, लेकिन डेल्टा टी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है भाई। तो टी और डेल्टा टी मतलब एक ही है, मात्रक एक ही होता है भाई। सही है। तो अभी बल का मात्रक क्या लिखा था, किलोग्राम, अरे बल का मात्रक पीछे से देख सकते हैं आप, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या लिखा था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय क्या होता है, सेकंड। तो एक कट जाएगा भाई, बचा क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब जरा ध्यान से देखें, ये मात्रक और ये मात्रक क्या एक समान नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल समान है। तो आपको याद रखना है, संवेग और आवेग के जो मात्रक होते हैं वो कैसे होते हैं, समान, जबकि इनके फॉर्मूले अलग अलग है। आप ध्यान रखना, अगर सूत्र एक जैसे नहीं भी हैं तब भी मात्रक एक जैसे हो सकते हैं। कैसे, आप देखो, संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, जबकि आवेग बल और समय का गुणनफल है। तो सूत्र अलग अलग हैं लेकिन मात्रक कैसे हैं, एक समान। क्लियर है भाई? आगे पढ़ते हैं, देखो आगे हम देखते हैं और क्या क्या पढ़ा जा सकता है अभी इसमें। जैसे एक और है दाब, प्रेशर। दाब क्या होता है भाई, तो देखेंगे दाब की परिभाषा होती है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल ये होता है भाई। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बल की बीमा क्या होती है, सॉरी बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप नहीं देख सकते, एक m से m कट गया, m ऊपर जाएगा, या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इनवर्स, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड की पावर -2, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं भाई। क्लियर है। अगला होता है एक प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, जब कोई घड़ी का पेंडुलम इस प्रकार से चलता है तो उस पर लगता है ये बल। सही है। तो देखो ये होता क्या है भाई, ये जो होता है वो होता है, या ये देखो प्रतिबल, प्रत्यानयन बल नहीं पूछा जाता, प्रतिबल, इसे स्ट्रेस कहते हैं, खिंचाव। स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल क्या होता है, तो प्रतिबल होता है आपका प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल, अपॉन क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं, देखो अगर इसका मान बल कोई सा भी हो, बल तो बल ही होता है भाई, तो बल बटे क्षेत्रफल, इसका मात्रक भी क्या आएगा भाई, किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम अपॉन, किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आप याद रखेंगे प्रतिबल का मान, मात्रक और दाब का मात्रक बिल्कुल एक समान होते हैं। एक राशि और होती है विकृति, एक राशि और होती है विकृति। विकृति क्या होती है, लंबाई में, विकृति क्या होती है भाई, लंबाई में वृद्धि। आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे विकृति को। डिस्टॉर्शन होता है भाई अपॉन प्रारंभिक, प्रारंभिक लंबाई, ये होता है। देखो ध्यान से समझें, विकृति क्या होती है, किसी भी वस्तु की लंबाई में हुई वृद्धि। जैसे आपके पास ये कोई प्लास्टिक की चीज होती, आप इसे खींच देते तो पहले कुछ और लंबाई खींचने के बाद बढ़ जाती है या नहीं। मान लो 5 सेंटीमीटर थी, पहले 6 हो गई, बाद में 6 हो गई, तो 5 से 6 होने में एक बढ़ी। तो बिल्कुल वही है, प्रारंभिक लंबाई नीचे लेते हैं और ऊपर लंबाई में जो वृद्धि, तो ऊपर वाली भी लंबाई है और नीचे वाली भी, दोनों मीटर मीटर, तो कैंसिल हो गए। तो याद रखना, जो विकृति होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, जबकि सूत्र होता है, सूत्र है लेकिन मात्रक कोई भी नहीं है। एक होता है प्रत्यास्थता गुणांक, एक होता है प्रत्यास्थता गुणांक। देखो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है भाई, प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति होती है ये। तो प्रतिबल अपॉन विकृति आप देख सकते हैं, प्रतिबल का मात्रक क्या था, जो दाब का था, लेकिन विकृति का कोई नहीं था, विकृति का कोई मात्रक थोड़ी था भाई। तो जो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होगा वही किसका, यानी कि प्रतिबल का जो मात्रक होगा वही किसका होगा, प्रत्यास्थता गुणांक का। चाहे आप लिख भी सकते हैं, देखो किलोग्राम अपॉन, या डायरेक्ट लिखते हैं, देखो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, और विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसीलिए प्रत्यास्थता गुणांक का भी क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखेंगे दाब का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक और प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, आप लिख सकते हैं। पहला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा होता है देखो आयतन, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और तीसरा होता है दृढ़ता, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। तो कोई सा भी आ जाए, चाहे तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछ ले आपसे, चाहे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पूछ ले, चाहे दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, सभी का मात्रक क्या होता है, बिल्कुल एक समान। तो आप लिख दें नोट करके, प्रतिबल का मात्रक, दाब का मात्रक और प्रत्यास्थता गुणांक, कोई सा भी, सभी का मात्रक क्या होता है, बिल्कुल एक समान होता है। क्लियर है भाई। देखो इसका एक मात्रक और भी लिख सकते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी से लिख सकते हैं। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, याद रखना दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई इतना। इसके बाद एक और देखना है, फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं भाई हम। तो आपने नोट कर लिया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, देखो एक होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो देखो ये कैसे आता है, इसका मान हमें ज्ञात करना है मात्रक। तो ध्यान रखना, देखो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो आप समझे, देखो इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। तो आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो उससे निकलता है, देखो ये न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या कहता है भाई? तो वो ये कहता है कि अगर दो पिंड हैं m1 m2, दोनों का द्रव्यमान कितना है? m1 m2, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा मान सकते हैं, सही है। दो पिंड m1 m2, इन दोनों के बीच स्मॉल r दूरी है। दोनों के बीच कितनी है? स्मॉल r दूरी। तो इनके मध्य कोई ना कोई बल लग रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा रुके हुए हैं ऐसे ही आकाश में, तो कोई ना कोई बल लग रहा होगा। तो वही इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि इन दोनों के मध्य लगने वाला ये जो बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। किसके? इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। और अगली बात इन्होंने कही कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इन दोनों को एक साथ लेकर चलोगे तो क्या लिखोगे? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और आप जानते हैं जब कांस्टेंट का साइन जब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, और यहां पर आता है कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर ये जो G है ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना है, देखो इसका मात्रक लिखना है यूनिट। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, r इधर चला जाएगा और m1 m2 बटे में आ जाएंगे भाई। तो यहीं पर लिखता हूं, देखो मैं G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इधर आ गया F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर बटे में क्या जाएगा भाई? m1 m2। जो बल होता है उसका मात्रक क्या लिखा था हमने पहले? उसका मात्रक लिखा था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू ये देखो मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा भाई, अरे r है दूरी है तो मीटर स्क्वायर होगा नहीं होगा। और m1 यानी कि ये द्रव्यमान है तो किलोग्राम में हम लिखेंगे, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया। क्लियर है भाई? 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया तो ऊपर क्या बचा? ये ऊपर जाएगा किलोग्राम इनवर्स मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये होता है इसका मात्रक। याद रहेगा भाई? तो इसे सॉल्व करना आगे फिर एक बार। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बीमाओं वाला चैप्टर, डायमेंशन वाला चैप्टर। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर तो बहुत ज्यादा करें, हर एक फ्रेंड को शेयर करें भाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल के बटन पर क्लिक करें, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक हमारे पहुंच सकें। थैंक यू।